हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। कक्षा 11 की केमिस्ट्री क्लास को हम चलिए और आगे बढ़ते हैं। कल जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था उन्हें एक बार रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, कल मैंने आपको बताया था कि पदार्थ क्या हैं। पदार्थ के रेफरेंस में मैंने आपको बताया था कि जिनमें भार होता हो, जो स्थान घेरते हों तथा जिन्हें हम अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकते हो, ऐसी वस्तुओं को हम लोग पदार्थ कहते हैं। ठीक है। और पदार्थों के वर्गीकरण के संदर्भ में भी मैंने आपको बताया था कि पदार्थों का जो वर्गीकरण किया गया ये दो भागों में किया गया। पहला जो इसका भाग है जिसे हम लोग कहते हैं विषमांग पदार्थ, और दूसरा जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं समांग पदार्थ। विषमांगी पदार्थ क्या होता है या विषमांग पदार्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा भी मैंने आपको बताई थी। मैंने बताया था कि जब आपका पदार्थ बनता है, जैसे किसी पदार्थ के प्रत्येक भाग की अवस्था, ध्यान देंगे, किसी पदार्थ की प्रत्येक भाग की अवस्था यदि एक जैसी नहीं है, अलग अलग है, तो उसे हम लोग कहेंगे विषमांग पदार्थ। उसे हम लोग क्या कहेंगे? विषमांग पदार्थ कहेंगे। एज एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका धुआं हो गया, बादल हो गया, बात समझ में आई? ठीक है। अब कैसे ये विषमांग हैं? देखिए, विषमांग होने का मतलब ये हो गया, साथ ही साथ जैसे आपका पानी और बालू का मिश्रण हो गया, तो ये विषमांग पदार्थ है। बात समझ में आई? ठीक है। मतलब जिनकी अवस्था एक जैसी ना हो, उनकी अवस्थाएं अलग अलग हों, उनकी अवस्थाएं अलग अलग हों, तो ऐसे अलग अलग अवस्थाओं वाले पदार्थों को हम लोग विषमांगी पदार्थ कहते हैं, विषमांग पदार्थ कहते हैं। समांगी पदार्थ क्या होता है? वे पदार्थ जिनकी अवस्थाएं एक जैसी होती है, जिसके प्रत्येक भाग की अवस्था एक जैसी होती है, उन्हें हम लोग कहते हैं समांगी पदार्थ। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे चाय हो गया। आप मान लेते हैं कि आपने एक प्याला चाय ले लिया, ठीक है। अब इस एक प्याले चाय में जब आप ये ऊपर का एक भाग पीते हैं तब भी आपको मीठा लगता है, जब आप यहाँ के चाय को पीते हैं तब भी आपको मीठा लगता है। अगर यहाँ की अवस्था लिक्विड होती है तो यहाँ का भी जो अवस्था होता है, जो फिजिकल स्टेट होती है, ये भी तो लिक्विड होती है। ऐसा तो होता नहीं कि यहाँ अगर आपका ये चाय का रंग अगर वाइट है तो यहाँ चाय का रंग आपको ब्लैक मिल जाएगा। अगर ऊपर चाय मीठा है तो नीचे चाय आपको खट्टा मिल जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं। मतलब इनके पूरे भाग की जो अवस्था होती है ये एक जैसी होती है। तो जब किसी पदार्थ की अवस्था एक जैसी होती है, पूरे भाग की अवस्था एक जैसी होती है, तो उन्हें हम लोग कहते हैं समांगी पदार्थ। बात समझ में? इसके बाद हमने आपको बताया था कि समांगी पदार्थों के भी प्रकार होते हैं। ये दो प्रकार का होता है। पहला हो गया आपका विलयन, और दूसरा हो गया आपका शुद्ध पदार्थ। ठीक। विलयन क्या है, इसकी परिभाषा सुनते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। एक एग्जांपल देखिए, पानी प्लस चीनी, दो पदार्थ लिया हमने, इन दोनों का हमने मिश्रण किया। अगर ये मिश्रण समांग है, कैसा है? समांग। समांग होने का मतलब कि उनके पूरे भाग की अवस्था एक जैसी होगी, अलग अलग नहीं होगी। बात समझ में? ठीक है। तो उनके पूरे भाग की अवस्था कैसी होगी? एक जैसी होगी। तो यहां जरा देखिए, पानी और चीनी हमने ले लिया है। अब जब पानी और चीनी को घोलोगे आप तो शरबत बनेगा। मान लीजिए आपका इतना इस बीकर को पूरा भर करके आपने शरबत बना दिया, तो भाई
आप जब पिएंगे तो शरबत का ये भाग अगर मीठा है तो ये भाग क्या आपको नमकीन लगेगा? अच्छी तरीके से घोलने के बाद जब चीनी के पार्टिकल पानी में घुल जाएं, दिखाई ना दें, बात समझ में, तब की बात हो रही है। तो ये जो मिश्रण बन रहा है, अगर यहाँ ये भाग लिक्विड है द्रव की अवस्था में, तो यहाँ भी तो ये द्रव की अवस्था में ही तो रहेगा। तो आप देख रहे हैं इस पूरे शरबत की जो अवस्था है एक जैसी है कि नहीं है भाई? ऊपर जिस रंग का है उसी रंग का नीचे रहेगा, उसी रंग का बीच में रहेगा। ऊपर जिस स्टेट में है उसी स्टेट में आपका नीचे भी रहेगा, बीच में भी रहेगा। तो इनकी पूरे भाग की जो अवस्था एक जैसी है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का जब समांगी मिश्रण बनता है तो उस समांगी मिश्रण को हम लोग कहते हैं विलयन। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। इसके बाद देखिए शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? शुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या होती है कि वे समांगी पदार्थ जिनका संघटन स्थिर होता है, निश्चित होता है, उन्हें हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। बात समझ में? ठीक है। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? वह समांगी पदार्थ जिसका संघटन निश्चित होता है, स्थिर होता है, उन्हें हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। बात समझ में? ठीक है। अब देखिए शुद्ध पदार्थ भी दो पार्ट में है। शुद्ध पदार्थ के भी दो प्रकार हैं। पहले प्रकार को हम लोग तत्व कहते हैं और दूसरे प्रकार को हम लोग यौगिक कहते हैं। ठीक है। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का होता है। पहले प्रकार को हम लोग तत्व कहते हैं, दूसरे प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। बात समझ में? ठीक है। अब तत्व किसे कहते हैं? देखिए तत्व की परिभाषा ये होती है, वे शुद्ध पदार्थ जो केवल और केवल मतलब जिन्हें हम किसी भी रासायनिक प्रक्रम के द्वारा और सरल घटकों में विभक्त नहीं कर सकते। बात समझ में आई? ठीक है। वे शुद्ध पदार्थ जिन्हें हम किसी भी रासायनिक प्रक्रम के द्वारा और अधिक सरल घटकों में तोड़ नहीं सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं तत्व। बात समझ में आई? ठीक है। या तत्व को आप ऐसे कह सकते हो कि जो केवल और केवल एक प्रकार के कणों से मिलकर के बना, उन्हें आप तत्व कहेंगे। बात समझ में? अब यौगिक की परिभाषा देखते हैं। देखिए यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, दो या दो से अधिक जो हमारे तत्व होते हैं, शुद्ध पदार्थ जो होते हैं, ये जब रासायनिक संयोग से बनते हैं, एक निश्चित अनुपात में बनते हैं, तो इन्हें हम लोग यौगिक कहते हैं। बात समझ में? ठीक है। तो यौगिक की परिभाषा होती है, दो या दो से अधिक जो तत्व होते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बने शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। बात समझ में? ठीक है। और यौगिक निश्चित अनुपात में बनते हैं, मतलब जब तत्वों को मिलाया जाता है, जैसे दो या दो से अधिक तत्वों को हम रासायनिक संयोग से जब मिलाते हैं तो ये ध्यान में रख करके मिलाते हैं कि इनका अनुपात निश्चित हो, क्योंकि अगर इनका अनुपात निश्चित नहीं होता है तो वो आपके यौगिक नहीं कहलाते हैं। बात समझ में? ठीक है। तो यौगिक के लिए निश्चित अनुपात का होना जरूरी है। जैसे आप यहां देख पा रहे हैं कि दो तत्व लिया गया है, एक हाइड्रोजन हो गया, दूसरा आपका ऑक्सीजन हो गया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यहाँ पे निर्धारित करके बनाया गया कि हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन का एक अणु ही रखना है। तो इनका जो अनुपात है, इनका जो रासायनिक संयोग से बन रहे हैं, तो यहाँ पे इनका अनुपात निश्चित है। बात समझ में? ठीक है। तो निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक तत्वों को जब रासायनिक संयोग से बनाया जाता है तो उन्हें यौगिक कहा जाता है। बात समझ में? ठीक है। तो अब आज का हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ये तो फिलहाल हमने कल पढ़ाया था। आज का टॉपिक है हमारा द्रव्य की कणिक प्रकृति। द्रव्य की कणिक प्रकृति मतलब द्रव्य कणों की प्रकृति में कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कण की जो खोज है ये महर्षि कणाद ने की थी। उसके बाद कण के संदर्भ में या पदार्थों की कणिक प्रकृति के संदर्भ में डाल्टन साहब ने अपने विचार रखे थे, इनकी विवेचना की थी। चलिए देखते हैं द्रव्यों की कणिक प्रकृति का मतलब क्या है। हम तो ये बात जान रहे हैं कि यूनिवर्स में जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों का निर्माण किससे हुआ है? कणों से हुआ है, परमाणुओं से हुआ है। बात समझ में? ठीक है। परमाणु क्या होता है?
आप परमाणु के रेफरेंस में यही जानते हैं कि परमाणु सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। देखिए डाल्टन के हिसाब से जो परमाणु होते हैं ये सबसे अति सूक्ष्म और अविभाज्य कण है। लेकिन आगे के जब वैज्ञानिक आते हैं जैसे आपके रदरफोर्ड हो गए, नील्स बोहर हो गए, तो इन सब ने जो परिकल्पनाएं दी उस परिकल्पनाओं के आधार पर हमें ये पता चला कि जो परमाणु है ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 प्रकार के छोटे कण होते हैं जिन छोटे कणों से हमारा परमाणु खुद बनता है। बात समझ भाई? ठीक है। तो जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी द्रव्य होते हैं, इनकी कणिक प्रकृति को देखते हैं। ठीक है। तो द्रव्यों का जो निर्माण हुआ है ये किससे हुआ है? कणों से हुआ है। कण मिलकर के द्रव्य को बनाते हैं। बात समझ में? किसी भी द्रव्य को का निर्माण अगर होना है तो वो कणों से ही होगा। क्लियर? तो अभी जरा देखिए कि हम जानते हैं कि जो द्रव्य होता है ये 3 प्रकार के स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। पहले ठोस, सेकेंड द्रव एंड लास्ट गैस। तो इसके रिप्रेजेंटेशन का ये जो तरीका होता है ये निर्भर करता है कणों पर। ठीक है। पदार्थों का जो निर्माण होता है ये कणों के द्वारा होता है। जब कण आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं तब पदार्थों का निर्माण होता है। बात समझ में आई? ठीक है। और इन्हीं कणों के बीच ये जो आप रिक्त स्थान देख रहे हैं, इन्हीं रिक्त स्थान पर कण जो होता है इनके ये जो पदार्थ जो होता है इनके स्टेज निर्भर करते हैं। मतलब जैसे जैसे कणों के बीच जो दूरी होती है जिसे हम लोग अंतराणु का अवकाश कहते हैं, जैसे जैसे ये अंतराणु का अवकाश कम होता है वैसे वैसे आपके पदार्थ की जो अवस्था होती है ठोस होती है। लेकिन जैसे जैसे ये अंतराणु का अवकाश बढ़ने लगता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये बढ़ने लगता है, तो धीरे धीरे ठोस से द्रव में, द्रव से गैस अवस्था में आ जाते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये था द्रव्य की कणिक प्रकृति। कहने का ये मतलब है इस टॉपिक में हमको सिर्फ इतना जानना है कि जो पदार्थ हैं इन पदार्थों का निर्माण कणों से होता है। और कण जो होते हैं ये जैसे कण, आप सबसे छोटा जो इकाई है ये कण ही है। और समझ में? परमाणु नहीं, क्योंकि परमाणु खुद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे छोटे कणों से मिलकर बना है। ठीक है। तो इसके बाद हमें जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है हमारा रासायनिक संयोजन के नियम। संयोजन के नियम। और इनमें हम पहला जो नियम पढ़ेंगे जिसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक संयोजन के नियम। और अब जरा देखिए द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है इसमें हमको जो पढ़ना है वो यही पढ़ना है। देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं इनका जो द्रव्यमान होता है और इस अभिक्रिया के पश्चात जो हमको प्रोडक्ट मिलता है उसका जो द्रव्यमान होता है, दोनों के द्रव्यमान क्या होते हैं? आपस में अस्थायी होते हैं। मतलब कि इनका द्रव्यमान जो होता है ये परिवर्तित नहीं होते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है जैसे सपोज दैट हम एक रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, A प्लस बी गिव्स आउट प्रोडक्ट। ये एक अभिक्रिया हो रही है, एक रिएक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन में A और B का जो कुल द्रव्यमान होता है, जो कुल मास होता है, ये कुल मास अभिक्रिया के पश्चात संरक्षित रहता है। मतलब कि जितना द्रव्यमान इन दोनों अभिकारकों का होगा वही पूरे का पूरा द्रव्यमान हमारे प्रोडक्ट का भी होगा। यानी अगर इसका द्रव्यमान यम है तो हमारे प्रोडक्ट का भी जो द्रव्यमान है ये भी यम होगा। दोनों अभिकारी पदार्थों को मिला करके यदि हमारा द्रव्यमान स्मॉल यम है तो इनसे जो हमको हमारा रिएक्शन होकर के प्रोडक्ट मिलेगा इसका भी द्रव्यमान स्मॉल यम होगा। ठीक है। तो ये जो लॉ होता है, ये जो नियम होता है, इसे हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बात समझ में? एंड इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर
अनुपात का नियम। अब देखिए जरा, स्थिर अनुपात का जो नियम होता है वो ये होता है कि जैसे कोई यौगिक, तो उस यौगिक में जो निश्चित तत्व होते हैं, ये निश्चित तत्व एक निश्चित भारानुपात में होते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि कोई भी यौगिक जो बनता है उनमें यूज होने वाले जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट एक निश्चित भारानुपात में जुड़े होते हैं, वो अनिश्चित तौर पे नहीं जुड़े होते हैं। ठीक है, क्योंकि यौगिक की जो परिभाषा मैंने बताई वो अभी आपको बताई है कि दो या दो से अधिक तत्वों को रासायनिक संयोग के द्वारा एक निश्चित अनुपात में जोड़ने पर जो हमको पदार्थ मिलता है उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो यौगिक के लिए हम जिन तत्वों से मिला करके हमारा यौगिक का निर्माण होता है, उन तत्वों में हम पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं कि तत्वों का जो अनुपात होता है ये निश्चित होता है। बात समझ में? और किसी यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्वों का भारानुपात निश्चित होना ही स्थिर अनुपात का नियम होता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये थे हमारे रासायनिक संयोजन के नियम। चलिए अब इसके बाद के अगले टॉपिक को देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक तुल्यता का नियम। रासायनिक तुल्यता के नियम। देखिए, रासायनिक तुल्यता का नियम क्या होता है देखिए, जैसे कोई हम अभिक्रिया कर रहे हैं, तो अभिक्रिया करते वक्त हमारे जो अभिकारक पदार्थ होते हैं, इन अभिकारक पदार्थों का जो भार होता है, ये भार उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर होता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थों के भारों का अनुपात उसी अभिकारक के जो तुल्यांकी भार होते हैं, तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, जैसे एक अभिक्रिया कर रहे हैं हम लोग, A + B गिव्स आउट प्रोडक्ट, ये अभिक्रिया हो रही है। अब इस अभिक्रिया में जो हमारा प्रोडक्ट A है और जो हमारा प्रोडक्ट B है, ठीक है, इनके भारों का अनुपात, मान लेते हैं इसका भार m1 है, इसका भार m2 है, इनके भारों का अनुपात यानी m1 अनुपात m2 इन्हीं अभिकारी पदार्थों के जो तुल्यांकी भार होते हैं उनके बराबर होता है। तो भाई अगर इनका द्रव्यमान m1 है तो इसका भी जो तुल्यांकी भार आएगा वो भी तो m1 ही होगा परिभाषा के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा m1 अनुपात m2। अब इनको जरा हम अनुपात के रूप से हटाएं, रेशियो के रूप में जरा व्यक्त करें, ये नहीं हो जाएगा। और अगर ये हो गया तो इनका जो रेशियो आएगा कितने का आएगा, 1:1 का आएगा। इसी चीज को हम लोग रासायनिक तुल्यता नियम कहते हैं। बात समझ में? तो रासायनिक तुल्यता नियम का मतलब होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थों के भारों का अनुपात उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जो चीज़ टॉपिक में आपको नहीं समझ में आया होगा आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। ठीक है, हम उन चीज़ों को अगले वीडियो में बताएंगे, समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, शेष पढ़ते हैं कल।